स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अतीत दो इस एनसीईआरटी से अध्याय 5 शासक और इमारतें, चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी इन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो प्रीलिम प्लस मेंस के लिए। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस 885 वाले नंबर पर कॉल कीजिए। आप इस 78 वाले नंबर पर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं इन वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, बिकॉज यूट्यूब के द्वारा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचाई जाती है। राइट, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अ, इस अध्याय पे हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, जो 8वीं और 18वीं शताब्दी है, 8th और 18th जो सेंचुरी है, इसके बीच उस समय के राजाओं ने उनके अधिकारियों द्वारा अलग अलग तरह के भवनों का, अलग अलग तरह के इमारतों का निर्माण किया गया। इसमें दो तरह के इमारतें, दो तरह के भवन हमें देखने को मिलते हैं, जो सुरक्षा के लिए, आराम के लिए, और दूसरी मतलब इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया की जो हमारी भावना है कि किस तरीके से दूसरी दुनिया होनी चाहिए, इसके बारे में हमें चीज़ें इसके बारे में हमें चीज़ें बताते हैं। राइट, इसके अलावा दोस्तों जो दूसरे तरह के स्ट्रक्चर थे, इसमें टेम्पल, मॉस्क्यू, टैंक, वेल, सराया, बाजार, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। राइट, तो देखिए, एक बात तो ये भी थी कि जो राजा होता था, राजा का ये दायित्व था, राजा की ये जिम्मेदारी थी कि उसकी जो सब्जेक्ट्स है, उसकी जो प्रजा है, उसकी रक्षा का ये काम करे, उसकी प्रजा को खुश रखने के लिए ये कार्य करे। और दोस्तों, ऐसा काम जब राजा प्रजा के लिए किया करते थे तो प्रजा राजा से खुश होती थी और प्रजा के द्वारा राजा का गुणगान किया जाता था। ऐसा करने पे दोस्तों राजा खुश, मतलब राजा को भी प्रजा के द्वारा किया गया गुणगान, की गई प्रशंसा पसंद आती थी। ओके, तो इस वजह से राजाओं के द्वारा भी अलग अलग तरह की इमारतें बनाई गई, जिसका उपयोग प्रजा को उस समय होता था। अब देखिए, राजा या उनके अधिकारी, इन लोगों ने ही इस समय में भवनों का निर्माण नहीं किया, इमारतों को नहीं बनाया। राइट, इनके अलावा मर्चेंट्स भी इस दिशा में काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इनकी भी बड़ी बड़ी हवेलियां हमें दिखाई देती है। राइट, बड़ी बड़ी हवेली इनकी दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके का निर्माण कार्य हुआ 8 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में। तो दोस्तों, 8 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में प्रमुख तरह से हमें दो तरह के निर्माण कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। और इन दो तरह के निर्माण कार्यों में जो निर्माण कार्य है, पहले तरीके का ये सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, तथा इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया में आराम विराम के लिए जिन चीज़ों का निर्माण किया गया, वो चीज़ें थी जिसमें फोर्ट्स थे, जिसे हम किले कहते हैं, जिसमें पैलेसेस थे, जिसे हम महल कहते हैं, जिसमें मकबरे थे दोस्तों, जिसे हम टाउन कहते हैं। राइट, दूसरी श्रेणी का जो निर्माण है, ये इस निर्माण में मंदिर, मस्जिद, हाउस, कुएं तथा बाजार जैसी जैसी जनता के उपयोग की इमारतें आती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल राजाओं के द्वारा अकेले ही नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल प्रजा भी करती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये कही जा सकती है कि राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो अपनी प्रजा की देखभाल करे, उसकी रक्षा करे, तथा उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जो कार्य राजा किया करता था, मतलब राजा भी दोस्तों इंटरेस्ट लेकर ये काम किया करते थे। अब राजाओं के अलावा उस समय के जो व्यापारी थे, इन व्यापारियों ने भी अलग अलग चीज़ों का निर्माण किया। इन्होंने भी मंदिरें बनाई, इन्होंने भी मस्जिद बनाई, इन्होंने भी कुओं का निर्माण किया। और दोस्तों, अपने अगर उनका हम घरेलू स्थापत्य देखें तो व्यापारियों की विशाल हवेलियां उस समय हुआ करती थी। इसके अवशेष हमें 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट वाइज चीज़ों को देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन के बारे में, अर्थात अभियांत्रिकी कौशल्य तथा निर्माण के बारे में। देखिए, उस समय के स्मारक आज हम देखते हैं तो उस समय के जो हमारे शिल्पकार थे, जिन्होंने इन भवनों का निर्माण किया, जिन्होंने इन इमारतों का निर्माण किया, उनके पास किस तरह की स्किल्स थी, इसका हमें अंदाज़ा होता है। और उनके पास भी दोस्तों एक टेक्नोलॉजी थी जिसके माध्यम से वो काम किया करते थे। हमें पता है कि किस तरीके से एक रूफ को हमें खड़ा करना है चारों ओर। मतलब अगर एक घर आपको बनाना है तो आपको पता है कि उसकी 4 दीवारें होंगी। 4 दीवारें होने के बाद दोस्तों, जब दीवारें उठाई जाएंगी तो उसके ऊपर आप छत बना सकते हो, ठीक है, रूफ बना सकते हो। ये तो इस समय हम आसानी से कर सकते हैं, बट अगर हम काफ़ी पुराने समय जाते हैं, मतलब जिस शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, 8वीं शताब्दी की, तो उस समय के लोगों के लिए इतना आसान टास्क नहीं था। जब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक सुपर सुपर स्ट्रक्चर इन्हें बनाना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर इन्हें बनाना है जो कि काफ़ी बड़ा भवन है
और भवन का जो ऊपर का भाग होगा दोस्तों, भूतल से लेकर उसकी जो ऊपरी जगह होंगी वहाँ पर आपको निर्माण करना है। तो यहाँ पर इस तरीके का निर्माण करने के लिए आपके पास सोफिस्टिकेटेड स्किल्स होने आवश्यक है। अगर सोफिस्टिकेटेड स्किल होंगे तभी दोस्तों इस तरीके का कार्य किया जा सकता है। 7वीं से लेकर अगर हम 10वीं शताब्दी के समय का पीरियड देखें तो इस समय में दोस्तों वास्तुकारों के द्वारा जिस तरीके की रचनाएं की गई, जिस तरह के शिल्प बनाए गए, तो इसमें हमें मोर रूम्स, ज़्यादा कमरे, ज़्यादा डोर और ज़्यादा खिड़कियाँ देखने को मिलती है। अब देखिए ये सब चीज़ें एक दूसरे से किस तरीके से डिपेंडेड है। अगर ज़्यादा रूम होंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है उनके लिए ज़्यादा डोर्स भी लगेंगे, ज़्यादा डोर होंगे अर्थात ज़्यादा रूम होंगे, डोर होंगे, तो ज़्यादा खिड़कियाँ भी उस भवन में रहेंगी। तो ये एक दूसरे से मतलब क्या एक दूसरे पे डिपेंड करने वाली चीज़ें थी। 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के पीरियड में आर्किटेक्ट्स के द्वारा ऐसी चीज़ों को बनाना शुरू हो चुका था। बिल्डिंग्स में इन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड किया जाने लगा था, राइट। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शतहर रखकर बनाए जाते थे, राइट। एक अनुप्रस्थ शतहर रखकर बनाए जाते थे दोस्तों। इस वास्तुकला की शैली को अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहा जाता था। आठवीं से आठवीं से लेकर तेरहवीं शताब्दी के बीच 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में जो निर्माण किए गए, जो मंदिर बनाए गए, जो मस्जिदें बनाई गई, जो मकबरे बनाए गए दोस्तों, जो कुएं बनाए गए, देखिए इनमें इस शैली का प्रयोग किया गया है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन 11th सेंचुरी। देखिए दोस्तों जो 11वीं शताब्दी थी, इस 11वीं शताब्दी में जो टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए शिव की एक स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश का राजा धंगदेव द्वारा किया गया था, ठीक है। ये जो चंदेला डायनेस्टी थी दोस्तों, जिसका राजा किंग धंगदेव था, इसके द्वारा एक शिव जी की अ, शिव जी का एक मंदिर बनाया गया है, जिस मंदिर को कहा जाता है द कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। इसे नाम दिया गया है कंदरिया महादेव मंदिर और इसे 1999 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और इसे किसने कंस्ट्रक्ट किया था? इसने चंदेला वंश के राजा ने, चंदेला डायनेस्टी के राजा ने इसका निर्माण किया था, राइट। और इस अध्याय के इस अध्याय में आप इस मंदिर की तस्वीर देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सुंदर इसकी आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ओके। अब देखिए दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें तो अलंकृत ऑर्नामेंट जिसे कहते हैं, एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य भाग भवन जिसे महामंडपा कहा जाता है, मुख्य भाग भवन को महामंडपा कहते हैं, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तथा दोस्तों जहां पर मूर्ति रखी जाती है जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, राइट, गर्भगृह कहते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो इनकी अरेंजमेंट काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलती है। धार्मिक अनुष्ठान जिस जगह पे किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पे संपन्न किए जाते थे, तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्र होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को भी जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिपुष्ट उत्तरकीर्णी मूर्तियों से अलंकृत थे, ठीक है। सुपरिकृष्ट उत्तरकीर्णी मूर्तियों से अलंकृत थे। द टेम्पल वेयर डेकोरेटेड विद एलेबोरेटली कार्व्ड स्क्रप्चर्स, राइट। अब दोस्तों एक और मंदिर के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, जो कि तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर है। तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का जो शिकारा है दोस्तों, सबसे ऊपर का जो पार्ट है, राइट, उस समय इस तरीके का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, बट इस तरीके का निर्माण हमें किया गया दिखाई देता है, मतलब किया हुआ दिखाई देता है। अब देखिए इस तरीके का निर्माण आसान क्यों नहीं था? अगर आपको सबसे टॉप में कुछ बड़ी चीज़ ले जाकर रखनी है तो आज तो हमारे पास क्रेन्स अवेलेबल होती है, जैसे जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जिन क्रेन्स का यूज़ किया जाता है और इन क्रेन के माध्यमों से चीज़ों को रखा जाता है, वहाँ से नीचे या ऊपर ले जाया जा सकता है। बट हम इस समय की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिस समय पे इस तरीके का यांत्रिकरण नहीं होता था, मशीन्स अवेलेबल नहीं होती थी, फिर भी जो वास्तुकार थे, जो शिल्पकार थे, इन्होंने ऐसी रचनाएं की, ऐसे भवनों का निर्माण किया जो कि काबिले तारीफ़ है, ठीक है। इसकी तारीफ़ करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे राजा राजेश्वरा टेम्पल के बारे में, जो कि तंजावुर में है। तंजावुर के राजा राजेश्वरा मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं हुआ करती थी। शिखर के
शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे केवल कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता था, राइट। इसे इतना ये आसान टास्क नहीं था। इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया, राइट। इसके लिए दोस्तों कंसिडर कीजिए कि अब ये मंदिर का शीर्ष है, एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया जा रहा है, जो रास्ता काफी दूर से बनाते हुए ये लोग लेकर आ रहे हैं। और इस रास्ते को का यूज करके दोस्तों जो चीजें आपको ऊपर ले जानी है, ये चीजें रोटेट कर कर ऊपर ले जाई जा रही है, मतलब इसे सही तरीके से ऊपर ले जाया जा रहा है। तो इतना कठिन ये टास्क था दोस्तों, काफी समय भी इस कार्य में लगा होगा। इसीलिए पुराने समय के मंदिरों की अगर हम बात करें या वास्तुओं की बात करें तो इसे कंप्लीट होने में ज्यादा समय भी लगता था। इस काम के लिए दोस्तों वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया था, जिसके बारे में हमने बात की। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। आप कंसिडर कीजिए कि जब 4 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया जा रहा है, एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया जा रहा है दोस्तों, तो मंदिर की हाइट भी कितनी रही होंगी, राइट, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद दोस्तों इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, ठीक है, विलेज ऑफ इंक्लाइन। इसे विलेज ऑफ इंक्लाइन कहा जाता है, जिसका अर्थ है दोस्तों चढ़ाईदार रास्ते का गांव, राइट। तो दो तरह की टेक्नोलॉजीज उस समय में हमें देखने को मिलती थी, इनके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिक एवं शैली संबंधित परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। 12th सेंचुरी की यहाँ पे बात की जा रही है। पहला है दोस्तों, दरवाजे और जो खिड़कियां थी के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था, ठीक है, एक्यूटेट। दूसरी अगर हम बात यहाँ पर देखें, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी का सीमेंट होता था, जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसी वजह से विशाल ढांचे का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। दोस्तों इस अध्याय में, इस किताब में, इस चैप्टर में आपको अलग अलग तरह के चित्र दिखाई देते हैं, जो जो ये सब चीज़ें आपके सामने सरलता से पेश करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गाइस बिल्डिंग, टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टैंक्स, इस टॉपिक पे, राइट। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था। मंदिरों और मस्जिदों को काफ़ी ब्यूटीफुली दोस्तों कंस्ट्रक्ट किया जाता था, बिकॉज ये जो प्लेस थे ये वर्शिप के लिए थे। ये जो स्थल थे ये उपासना के स्थल थे। तो लोगों की जो भावना है, जो अफेक्शन है, इससे एक अलग तरह का रहा होगा, राइट। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। इसके अलावा दोस्तों दे वेयर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, द वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन। पैट्रॉन की पावर, उसकी वेल्थ और उसका डिवोशन, इन सब चीज़ों को भी डेमोन्स्ट्रेट करने का, प्रदर्शित करने का काम ये उस समय के मंदिर मस्जिद किया करते थे, मतलब धार्मिक स्थल किया करते थे। अगर आप उदाहरण के तौर पे बात करें दोस्तों, तो राजा राजेश्वरा टेम्पल इसका एक उदाहरण है। राजा राजेश्वरा मंदिर को उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है। An inscription mentioned that it was built by King Raja Rajadewa for the worship of his god राजा राजेश्वरम। वहाँ पर हमें एक क्या कह सकते हैं, उसे अभिलेख मिला है। जी हाँ, वहाँ पर हमें एक अभिलेख मिला है जो हमें बताता है दोस्तों कि उस समय इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया था। और राजा राजदेव ने अपने देवता राजा राजेश्वरम के लिए दोस्तों, राजा राजेश्वरम की उपासना करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने जैसी है कि जो राजा और उसके देवता हैं उनके नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा और उनके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हमें देखने को मिलते हैं, दे आर वेरी सिमिलर। राजा ने इस तरह का नाम इसीलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहते थे। जो उस समय के किंग्स थे दोस्तों, ये अपने आप को ईश्वर के रूप में देखा करते थे। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता राजा राजदेवा दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता था या लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता था। अब देखिए दोस्तों, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था।
बिकॉज सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए दोस्तों, मंदिरों का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, बिकॉज ये सबकी बस की बात नहीं थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता होगा। जैसे कि हमने उदाहरण देखा कि दोस्तों, मंदिर के सबसे टॉप पर शिकारा जिसे कहते हैं, वहाँ पर अगर आपको बड़ा पत्थर ले जाना है, बड़ी शिल्प काम कंप्लीट करने के लिए, वस्तु ये काम पूर्ण करने के लिए कोई बड़ी चीज़ को वहाँ पर आपको ले जाना है, तो उस समय क्रान नहीं हुआ करती थी। और क्रेन नहीं होने की वजह से दोस्तों, इन लोगों ने एक अलग तरीके के टेक्निक का यूज़ किया था। जैसे कि प्रीवियस एक जो हमने एग्जांपल देखा, इसमें हमने देखा कि 4 किलोमीटर का चढ़ाईदार रास्ता बनाया गया था, और इस 4 किलोमीटर के रास्ते से होते हुए जो शिल्पकार थे, ये सामान को, ज़रूरी जो चीज़ें थी शिकारा को बनाने के लिए, ये ऊपर ले जाया करते थे। राइट। तो देखिए, ये सब टास्क एक कॉमन मैन के बस की ये बात नहीं थी। तो हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों, उस समय में जो बड़े मंदिर थे, ये राजाओं द्वारा ही बनवाए गए थे। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। और दोस्तों, अगर हम दूसरे डायटीज देखें जो कि मंदिर में होते थे, ठीक है, ये जो दूसरे डायटीज थे, एक तरह से सबॉर्डिनेट थे, सबॉर्डिनेट्स या अलाइज के रूप में इन्हें देखा जाता है। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। मतलब जो किंग होता था दोस्तों, उसके जो सहयोगी थे, उसके जो अधीनस्थ थे, इनके देवता भी मंदिर में हमें देखने को मिलते हैं। राइट। गर्भगृह के अलावा इनके लिए जगह मंदिर में रहती होंगी। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलायंस। तो दोस्तों, मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, वैसा ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। ठीक है। As they worshipped their deities together in the royal temple, it seems as if they brought the just rule of the God on the earth. Right? यहाँ पर एक बात ये कह रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से ये सब चीजें हुआ करती थी उस समय, ये एक इस तरह से प्रतीत किया जाता था कि मानो उस समय के राजाओं ने देवताओं का जो न्यायप्रिय शासन था, जो न्यायप्रिय प्रशासन था, शासन था, उसे ही पृथ्वी पर ला दिया हो। राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों मुस्लिम राजाओं की। राइट। जो मुस्लिम सुल्तान थे, जो बादशाह थे, ये अपने आप को भगवान का अवतार होने का दावा नहीं किया करते थे। ठीक है। ये नहीं कहते थे दोस्तों कि मैं भगवान का अवतार हूँ। राइट। या मैं भगवान, मतलब ये अपने आप को उस रूप में पोर्ट्रेट नहीं करते थे, नहीं दिखाते थे कि वे खुद भगवान है। राइट। लेकिन फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तानों का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। अगर हम फारसी दरबारों का इतिहास देखें दोस्तों, तो इस इतिहास में राजा का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाउद्दीन को शासक इसीलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। यहाँ पर मोजेस और सुलेमान की बात की जा रही है। एक अभिलेख मिला है दोस्तों दिल्ली के एक मॉस्क्यू में, जिसमें ये लिखा गया है कि अलाउद्दीन को रूल करने के लिए इसीलिए भगवान द्वारा चुना गया है, बिकॉज इसमें इसके पहले के जो मोजेस और सुलेमान जैसे लोग होकर गए हैं, उनकी जैसी क्वालिटीज उसमें थी, रूल करने लायक वो व्यक्ति था। उसने व्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। राइट। तो ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती है दोस्तों। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश ने, प्रत्येक डायनेस्टी ने, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश ने, डायनेस्टी ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। शासक का जो मोरल राइट है दोस्तों, इस पर जोर डाला, ऐसा हमें देखने को मिलता है। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। जो चीज़ें जो वर्शिप करने के जो स्थल थे, जिनका कंस्ट्रक्शन राजाओं के द्वारा किया गया दोस्तों, इससे एक बात समाज में, एक मैसेज ऐसा गया कि राजा का जो रिलेशन है ये भगवान के साथ काफ़ी अच्छा है, और भगवान के साथ अच्छा है इसीलिए तो ये ऐसी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। राइट। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण ग्रहण
ग्रहण कर लेती है। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। राइट। तो दोस्तों ऐसा प्रयास भी उस समय के शासक किया करते थे, उनके शासन तथा राज्यों को जिससे ख्याति मिले। It was widely believed that the ruler of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain। यहाँ पर एक बात कही गई है दोस्तों, उस समय के लोगों की एक वाइडली बिलीव था, एक व्यापक समझ थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होंगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होंगी। इसी तरह हौजों का और जलाशयों का निर्माण किया गया और जो बहुमूल्य पानी को बचाने के लिए, पानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए दोस्तों राजाओं के द्वारा काम किए गए, जिससे राजाओं की प्रशंसा भी की गई। राइट। सुल्तान इल्तमश ने दहली ए कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। ठीक, एक विशाल तालाब का इसने निर्माण किया था और एक तरह का इसे व्यापक सम्मान लोगों के द्वारा मिला था। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। क्या आप इसे दोस्तों देखिए, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन हम आगे देखने वाले हैं। पानी के जो स्रोत थे ये सिर्फ राजाओं के द्वारा अलग अलग जगहों पे नहीं बनाए गए थे। जो धार्मिक स्थल हुआ करते थे दोस्तों, यहाँ पर भी पानी के टैंक्स, मतलब जहाँ पर पानी उपलब्ध होता है ऐसी जगह बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि मॉस्के हो गए, गुरुद्वाराज हो गए, यहाँ पर भी हमें ऐसे टैंक देखने को मिलते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया था। जो धार्मिक स्थल थे जिन्हें राजाओं के द्वारा बनाया गया, इन्हें दूसरे राजाओं ने क्यों नष्ट किया। दूसरे राजाओं ने किसी और राजा के द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थल को नष्ट करने जैसा कार्य इतिहास में किया, ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और धार्मिकता के प्रदर्शन के हेतु करते थे। राजा मंदिर का निर्माण किस लिए करते थे दोस्तों, कि वो अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को, अपनी शक्ति को, अपने डिवोशन को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, उसको प्रदर्शित कर सके। राइट। इसीलिए इनके द्वारा मंदिरों का और मतलब धार्मिक स्थलों का निर्माण होता था। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्हें एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किए, जब उन्होंने एक दूसरे के किंगडम्स पे अटैक्स किए, राइट, तो उन्होंने ऐसी इमारतों पर भी अटैक किए, ऐसे इमारतों पे भी हमले किए जहाँ पर दोस्तों उनकी शक्ति, उनका धन, उनका वेल्थ, और या यूँ कहे कि उनकी ताकत का जो क्षेत्र, उनकी ताकत का प्रदर्शन जहाँ पर होता था, उनकी ताकत जिस चीज़ से प्रदर्शित की जाती थी, वहाँ पर भी इन लोगों का निशाना था, वहाँ पर भी इन लोगों ने हमले किए। राइट। देखिए 9th सेंचुरी की यहाँ पर बात है दोस्तों। 9th सेंचुरी में हमें यहाँ पर कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब पांड्या राजा ने श्रीमर विल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजसेना प्रथम, राजसेना एक 831 से लेकर 851 को उस समय ये होकर गए हैं, को पराजित किया था। और इसे पराजित करने के बाद दोस्तों उसके जो उस वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे और जो इतिहासकार धम्मकीर्ति, मतलब वहाँ के एक बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीर्ति ने एक बात को नोट किया है, उन्होंने लिख कर रखा है दोस्तों। धम्मकीर्ति ने इनके बारे में लिखा है कि जो सारी बहुमूल्य चीज़ें थी वो लोग ये ले गए। रत्न महल में रखे स्वर्ण की बनी जो बुद्ध की मूर्तियाँ थी और विभिन्न मठों में रखी सोने की जो प्रतिमाएं थी, ये भी उस समय जो हमला किया गया था, जो हमलावर थे, जो आक्रमणकारी थे, वो लेकर चले गए। ठीक है, उन प्रतिमाओं को भी अपने साथ लेकर चले गए, उन्हें जब्त कर लिया। अब सिंहाली शासक का जो आत्मसम्मान था दोस्तों, एक तरीके से उसके आत्मसम्मान को ये आघात किया गया था दूसरे शासक के द्वारा। राइट। तो इसका प्रत्युत्तर कैसा दिया जाता है, मतलब इसको रिप्लाई किस तरह से किया जाता है, हमें ये भी देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट सिन्हाला राजा आते हैं, जो अगले सिन्हाला शासक आता है दोस्तों, सेन द्वितीय, इसने अपने सेनापतियों को पांड्या की जो राजधानी थी मदुराई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकारों ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण की मूर्तियों को ढूंढ ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। ठीक है, तो इन लोगों ने दोस्तों अपना जो कुछ भी वहाँ से पांड्याओं के द्वारा
लिया गया था, मदुराई के जो शासक थे इनके द्वारा लिया गया था, वापस वही पाने के लिए, वापस उसे हासिल करने के लिए प्रयास किए गए, अभियान चलाए गए सिंहली राजाओं के द्वारा। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देखिए ऐसी ही चीज़ें हमें 11वीं सेंचुरी में भी देखने को मिलती है। इसी तरह से 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोला राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, इसने अपने राजधानी में दोस्तों शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, शिव टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था। ये था चोला किंग राजेंद्र एक। तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी। और दोस्तों यहाँ पर जिन राजाओं से इन्होंने अलग अलग चीज़ों को जीता था, वो सब चीज़ें इस मंदिर में इन्होंने रखी थी। एक इनकम्प्लीट लिस्ट है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी गई थी। हाँ, ये बात कही गई है कि चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंद की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालाव से प्राप्त काली की मूर्ति। राइट, बंगाल के जो पालास थे दोस्तों, इनसे प्राप्त काली की जो माता का जो स्टैचू था, ये सब चीज़ें इसमें रखी गई थी। तो ये 11वीं शताब्दी के समय का एक उदाहरण है दोस्तों। और किस राजा के संदर्भ में ये था? राजेंद्र प्रथम। राइट, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए गजनी के सुल्तान का नाम तो आपने सुना होगा, सुल्तान मोहम्मद गजनी। ये कंटेम्प्रेरी था राजेंद्र एक के। राइट, राजेंद्र एक के कंटेम्प्रेरी, समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। ठीक है, उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान मोहम्मद नहीं है, ये सुल्तान महमूद है। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महा मतलब मंदिरों को नष्ट करके, मंदिरों को एक तरीके से क्षति पहुंचाकर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था। मध्यकालीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासकों ने अपने राजनीतिक बल से सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित राजाओं के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर किया था। ऐसा किया गया था, ऐसा हमें देखने को मिलता है। देखिए तो दोस्तों, महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर नीचे हमें देखने को मिलती है कि मध्ययुगीन राजनीति में इस तरीके की एक संस्कृति बन चुकी थी कि जब एक राजा दूसरे राज्य पे हमला किया करता था दोस्तों, तो उसका जो धर्म स्थल था, उसका जो उपासना स्थल था, और एक तरीके से उपासना स्थल ऐसी जगह होती थी जहाँ पर जो उस पर्टिकुलर किंग को और उसका जो किंगडम था वो कितना प्रभावशाली है, कितना शक्तिशाली है, ये सब चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट किया करती थी। इसीलिए जब दूसरे शासक हमला किया करते थे, अटैक किया करते थे दूसरे उसके राज्य पे, तो दोस्तों उनके टारगेट में ये चीज़ भी रहा करती थी। तो मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासकों ने अपने राजनीतिक बल से अपनी सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल पर आक्रमण कर कर उन्हें लूटकर किया था। ओके, अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स के रूप में। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मुगलों के अधीन ये जो वास्तुकला थी ये और कॉम्प्लेक्स हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां, ये लोग साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। ठीक है, इनका इसमें सेल्फ इंटरेस्ट था, पर्सनली ये लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। कौन कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहां, बिकॉज शाहजहां के कार्यकाल में, शाहजहां के रेन में जो जिन चीज़ों का निर्माण किया गया वो आज भी हमारे सामने है दोस्तों। और मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर उनके उनके ज़माने में बिल्ड किए गए, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। इन इज बाबर अपने ऑटोबायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में, बाबर ने दीवार से घिरे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित औपचारिक बागों की योजना बनाने तथा खाका तैयार करने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। राइट, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये सब चीज़ें लिखी है। अब दोस्तों देखिए, ये गार्डन्स की यहाँ पर बात की जा रही है। दिस गार्डन वेयर कॉल्ड 4 बाग।
और इन गार्डन्स को चार बाग कहा जाता था, जिन्हें या फोर गार्डन बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। यहाँ पर डिवीजन तो की जा रही है बट डिवीजन ऐसी है कि सिमेट्रिकल है, एक दूसरे से सिमिलर टाइप की है। ओके, beginning with Akbar, some of the most beautiful char bagh were constructed by Jahangir Shah Jahan in Kashmir, Agra and Delhi। तो दोस्तों, अकबर के समय से आरंभ होकर कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर शाहजहां ने बनवाया था। राइट, देयर वेर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए थे। राइट, इनोवेशन हुए थे। फॉर इंस्पिरेशन अकबर आर्किटेक्ट टर्न टू द टॉम्ब ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। इसके लिए प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली थी। जो तैमूर का दोस्तों टॉम था, इससे एक तरह से इंस्पिरेशन लिया गया था, ऐसा कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचे मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिष्टक कहा जाता है, ऊंचे मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिष्टक कहा जाता है, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। ठीक है, मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण रूप ये चीजें बन गई थी। दोस्तों देखिए, अगर हम मुगल वास्तुकला को देखें तो मुगल वास्तुकला में हमें एक और चीज़ यहाँ पे नोट करनी होगी कि मुगल के जो शासक थे, जो मुगल शासक यहाँ पर होकर गए हैं, इन लोगों को पर्सनली इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था और इनका पर्सनली इंटरेस्ट होने की वजह से एक तरीके से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना जाते हैं। मतलब इनके रेन में चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। राइट, दोस्तों मकबरा एक विशाल विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 वर्गों अथवा हष्ट बिहष्ट व्हाट इट इज हष्ट बिहष्ट 8 पैराडाइज हष्ट बिहष्ट की परंपरा में हुआ था, जिसमें केंद्रीय बड़ा कमरा 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण सफ़ेद संगमरमर के किनारों के साथ लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। यहाँ पर हम हष्ट बिष्ट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हष्टपिष्ट पे एक बार फिर से बात करते हैं। इट वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चारबाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज और हष्टबिष्ट सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम। यहाँ पर आपको एक सेंट्रल हॉल देखने को मिल रहा है और इसके सराउंडिंग 8 रूम है। राइट, इसके सराउंडिंग 8 रूम है, तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। 4, तो दोस्तों यहाँ पर 8 रूम की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सराउंडिंग में 8 रूम हुआ करते थे, 8 पैराडाइज हुआ करते थे, जिसे हम हष्ट बिष्ट कहते हैं। अब हम शाहजहां के रेन की बात करते हैं। शाहजहां जिसे निर्मिति का बादशाह भी कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन ने अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली का सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। इन दरबारों का वर्णन एक विशाल आंगन में स्थित 40 खंभों के चिहल सुतन अथवा सभा भवन के रूप में हुआ था। सभा भवन के रूप में हुआ था। राइट, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दीवाने खास तथा दीवाने आम की बात की जा रही है। दीवाने खास था कुछ खास कामों के लिए और दीवाने आम था मतलब जनरल एक्टिविटीज़ के लिए। तो शाहजहां के शासनकाल में ये सब चीज़ें होते हुए भी हमें दिखाई देती है। शाहजहां ऑडियंस हॉल वेयर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल अ मॉस्क्यू। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिदों से मिलते जुलते बनाए गए थे। जो सभा भवन हुआ करते थे दोस्तों शाहजहां के रेन में, ये रिसेंबल्स किया करते थे मॉस्क्यू से। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था। राइट, तो किबला की जो डायरेक्शन होती थी दोस्तों, इस डायरेक्शन में इसका सिंहासन रखा हुआ होता था। अब किबला क्या है? किबला देखिए वो उस साइड में होता है जिस साइड नमाज पढ़ते समय उस डायरेक्शन में नमाज अदा की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है।
नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा उसे हम किबला कहेंगे, उसे किबला कहा जाता था। जिस समय दरबार चलता था दोस्तों, उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों के द्वारा ही राजा को पृथ्वी पर ईश्वर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में विंजित किया जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक तरीके से हमें दिखाती है कि किस तरह से राजा को ईश्वर के रूप में या उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, इस तरीके से लोगों के सामने दिखाया जाता था। राइट। तो इसमें वास्तुकलाओं ने राजाओं की काफ़ी काफ़ी मदद की, ये ऐसा तो हम कह सकते हैं। अब देखिए, जो रॉयल जस्टिस है दोस्तों और जो एम्पेरियल कोर्ट है, इनके बीच में किस तरह से कनेक्शन है। राजकीय न्याय और शाही दरबार के मध्य संबंध पर शाहजहां द्वारा दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में बहुत बल दिया गया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फिस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आर्फिस का संगीत आक्रामक आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। ठीक है, वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। यहाँ पर बात की जा रही है एक संगीतकार की, एक देवता की, जिसका नाम ऑर्फियस है। ये इस तरीके का संगीत बजाता था जिसका संगीत सुन के आक्रामक जानवर भी एक दूसरे के साथ शांति से रहने लगते थे। In the early year of his reign, Shah Jahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their home on the bank of river Yamuna. These were set in the midst of the formal garden constructed in the Chabar Bagh format. The Chabar Bagh garden also had a variation that historians describe as the riverfront garden. In this, the dwelling were not located in the middle of the Chabar, but it is the edge close to the bank of the river. शाहजहाँ के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा में थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी हुआ करते थे दोस्तों, जिन्होंने इतिहासकार नदी तट के बाग कहा करते थे, जिसे इतिहासकार रिवर फ्रंट गार्डन कहा करते थे, जिस अर्थ है नदी तट के बाग। इस तरह के बागों में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारों पे होता था। तो दोस्तों, शाहजहां ने अपने शासन की भव्यात्मक वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट के बाग की योजना अपनाई। Shahjahan adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. शाहजहां के रेंज में, शाहजहां जिस समय यहाँ पर शासन करके गया है, उसके शासन काल में वास्तुकलात्मक उपलब्धि के रूप में ताजमहल को ही देखा जाता है दोस्तों। ये एक तरीके से ऐसी वास्तुकला का नमूना है, इस तरीके का एक वस्तु शिल्प है। राइट। ऐसी इमारत है जो अपने आप में सुंदर है और इसे विश्व में एक तरीके से अजूबे के रूप में भी देखा जाता है। ये सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातकों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने वास्तुकलात्मक रूप का प्रयोग एक शाही विशेषाधिकार के रूप में किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल कुछ विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातकों, जैसे कि अब कुछ की ही यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें जैसे कि कौन कौन से लोग आएंगे, उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुँच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। राइट। तो देखिए, यहाँ पर हमने बात की शाहजहां के रेन के बारे में, और शाहजहां ने किस तरीके से रिवर फ्रंट गार्डन का यूज़ किया जब वो ताजमहल बनवा रहे थे। और दोस्तों, जब उन्होंने शाहजहानाबाद बनवाया, शाहजहानाबाद के पीछे भी वही थे, ठीक है, तब उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारे इतने काम की नहीं है, बट इतिहास पता हो, इस तरीके से हम एक बार इसे पढ़ सकते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य, रेन एंड एम्पायर।
तो गाइस जो 8 से लेकर 18वीं शताब्दी है के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो आइडियाज थे दोस्तों ये भी शेयर किए जाने लगे। ठीक है, एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र के द्वारा अपनाई गई। तो एक रीजन की परंपरा, एक रीजन का ट्रेडिशन दूसरे रीजन के द्वारा अडॉप्ट किया गया। अब यहाँ पर विजयनगर की बात करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए देखिए, विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकटतम स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। राइट, यहाँ पर क्या बात की जा रही है दोस्तों कि देखिए 8 से लेकर जो 18वीं शताब्दी है इस बीच में क्या होता है, जो आइडियाज़ होते हैं ये इनका आदान प्रदान होना शुरू होता है और जो ट्रेडिशन होती है एक रीजन की ये दूसरे रीजन तक पहुंचती है और यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो उस समय इमारतें बनाई गई इन इमारतों में भी। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो वृंदावन में दोस्तों जो कि मथुरा के पास है जो टेम्पल्स बनाए गए इसका जो आर्किटेक्चर है ये सिमिलर है मुगल पैलेसेस का जो आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी में। इससे the creation of large empire that brought different region under the rule help in this cross fertilization of architect forms and architectural styles। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे दोस्तों कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों की परस्पर चयन में मदद मिली। ठीक है, तो एक तरीके से इसका परस्पर चयन होने में मदद मिली। जो मुगल थे दोस्तों, जो मुगल शासक थे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुछ ही मुगल शासक है जिनके रेन में ऐसी सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया जैसे कि शाहजहाँ। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। मुगल रूलर वेर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडैप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग। अपने ओन बिल्डिंग में जो रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसे अपनाने में ये लोग दक्ष थे। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छतों का निर्माण करवाया है। बंगाल में भी दोस्तों इस तरह के रूफ देखने को मिलते हैं जो कि रिसेंबल करते हैं छप्पर की झोपड़ी की तरह, थैच्ड हट की तरह। ठीक है, इन लोगों ने निर्माण करवाया है। द मुगल लाइक द बंगला डोम, बंगाल गुम्बद। मुगलों को दोस्तों बंगाल गुम्बद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी हमें इस पर स्पष्ट देखने को मिलता है। जो अदर रीजन्स है इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। राइट, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात के मालवा वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इन अकबर्स कैपिटल फतेहपुर सीकरी many buildings bear the impact of architectural style of Gujarat and Malwa even through the authority of the Mughal ruler warned in the 18th century. The architectural style developed under the patronage were constantly used and adopted by other ruler whenever they try to establish their own kingdom। right, whenever they try to establish their own kingdom। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में ही रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए ऐसे में दोस्तों इस शैली को अपनाया गया। राइट, दे यूज दैट पर्टिकुलर स्टाइल। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में अगर हम बात करें दोस्तों तो एक चर्च की भी बात की गई है। बिकॉज चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, अध्याय के ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कुछ चीज़ें चल रही थी वो भी हमारे साथ शेयर की गई है। अब यहाँ पर हम इमारतें और बिल्डिंगों के बारे में बात कर रहे थे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर किस तरीके की चीज़ें हो रही थी तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। आसमान छूते चर्च की यहाँ पर बात की गई है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्च के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। मतलब 12th सेंचुरी की बात है ये। फ्रांस में इस तरीके से अटेम्प्ट किए जाने लगे कि चर्च हल्के होंगे बट लाइट मतलब वेट में लाइटर होंगे दोस्तों और ज़्यादा टॉलर होंगे, ज़्यादा ऊंचे होंगे। अब ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था इसे गोथिक कहा गया
और दोस्तों ये डिस्टिंग्विश करता है अपने आप को दूसरे स्टाइल से, राइट। वास्तुकला की यह शैली गौथिक का नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं है कि नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल बाइबल से लिए गए दृश्यों का आकलन है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्जबाद बुर्जबाद में चर्च से जुड़े, राइट। इस तरीके की चीजें बाद में चर्च से जोड़ी गई। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक है दोस्तों पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च। पेरिस का जो नोट्रे-डेम चर्च है, ये चर्च इस वास्तुशैली का एक उदाहरण है, राइट। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में कई दशकों में इसका निर्माण हुआ, राइट। 12वीं और 13वीं शताब्दी में कई दशकों में इसका निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, तो ये तो इस चैप्टर पर हमने बात कर ली। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। मैं सोच रहा था कि इसमें, हाँ, पहले मैं ऐसा सोच रहा था जब मैं ये पीपीटी प्रिपेयर कर रहा था, तो कुछ ऐसे फैक्ट पर हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि क्वेश्चन तो आसान हो बट आपको एक बार एक तरीके से रिवाइज हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन बनाए हैं बट बाद में सोचा कि चलिए फैक्ट के रूप में इसे मेंशन कर देता हूँ, तो फैक्ट के रूप में भी मेंशन किया गया है आगे। बृहदीश्वरा टेम्पल, also called Rajarajeshwaram or Puruveduriya Koili, is a Hindu temple dedicated to Shiva located in Thanjore, Tamil Nadu, India। जी हाँ, बिल्कुल सही है। It is one of the largest South Indian temple and exemplary example of fully realized Dravidian architecture। तो ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों द्रविडियन आर्किटेक्चर का। जी हाँ, सही है। इट इज़ कॉल्ड दक्षिण मेरू, राइट। तो सारे स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कंदारिया महादेवा टेम्पल मीनिंग द ग्रेट गॉड ऑफ द केव। जी सही है, पहला स्टेटमेंट। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्नेट हिंदू टेम्पल इन द मेडिवल टेम्पल ग्रुप फाउंडेड एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश, इंडिया, राइट। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रिजर्व्ड फ्रॉम द मेडिवल पीरियड इन इंडिया, राइट। देखिए, मेडिवल पीरियड्स के मंदिरों में से एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में मंदिर हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, ये बात भी सही है, बट ऑप्शन की अरेंजमेंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन तो ऐसे होने चाहिए थे, राइट। तो करेक्ट आंसर बनता ऑप्शन नंबर 3। चूज करेक्ट। अली दरवाजा वॉज बिल्ड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एट द खिलजी ऑफ द खिलजी डायनेस्टी इन 1311, ठीक है, 1100, आई थिंक 1311। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अली दरवाज़ा बनाया है, जो कि खिलजी डायनेस्टी का एक किंग था, जो कि 1311 में होकर गया है। सही बात है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज प्लान टू एक्सटेंड द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू ऑन 4 साइड। ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू को 4 साइड में एक्सटेंड करना चाहता था, बट ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी प्लान टू कंस्ट्रक्ट 4 गेट, ये 4 गेट को कंस्ट्रक्ट करना चाहता था, बट ओनली द अली दरवाज़ा कुड बी कम्प्लीटेड एज ही डाइड इन 1316। तो 1316 में इसकी मृत्यु हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही गेट को कंस्ट्रक्ट कर पाया, जो कि अली दरवाज़ा था, राइट। सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। बुलंद दरवाज़ा or the loft gateway of Fatehpur Sikri was built by the great Mughal Emperor Akbar in 1601। जी हाँ, अकबर built the बुलंद दरवाज़ा to commemorate his victory over गुजरात। चूज इनकरेक्ट। तो भाई कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। अबू फजल वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन इन 2 वॉल्यूम। जी नहीं भाई, अब यहाँ तक तो सही है कि अबू फजल अकबरनामा का ऑथर है, बट दोस्तों ऑफिशियल हिस्ट्री जो देखे तो अकबरनामा के 3 वॉल्यूम हैं, 2 नहीं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत बन जाता है। द बुक गिव्स द हिस्ट्री ऑफ अकबर्स 4 फादर फ्रॉम तैमूर टू अकबर, ठीक है। अब देखिए, तैमूर टू अकबर नहीं होगा, यहाँ पे उसके 4 फादर्स की बात की जा रही है। तो तैमूर से लेकर दोस्तों जो अकबर के फादर थे यही इसमें आएंगे, राइट। तो ये भी शायद आई थिंक गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर बनता है फिर। देखिए, इबादत खाना ऐसी जगह होती है जिसे रिकॉग्नाइज़ किया गया दीवान ख़ास के रूप में, जिसे 1574 में सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। और ये इनिशियली सुन्नी मुस्लिम्स के लिए ओपन किया गया था, बट बाद में सभी धर्मों के लोगों के लिए ओपन किया गया।
Choose correct. Harmandir Sahib, also known as Darbar Sahib, is a Gurudwara located in the city of Amritsar, Punjab, India. Right. It is a preeminent pilgrimage site of Sikhism. Right. It is usually called the Golden Temple in English because it is plated with gold. Right. So our answer is option number 3 because all three statement here is correct. See some fact. Mahmud of Ghazni was the first independent ruler of Ghaznavid dynasty during 1998 to 1030. Yes, this fact is correct. At the time of his death, his kingdom had been transferred into the extensive military empire which extended from the northwestern Iran proper to the Punjab in the Indian subcontinent and Kardwarams in Tranexini Makran. राइट, ये जो नाम है दोस्तों, इनका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलतियाँ हो रही है, बट चलिए जाने दीजिए, आगे चलते हैं. Charbagh or Charbagh is a Persian, Indo-Persian and Islamic quadrilateral garden layout based on the four garden of paradise mentioned in Quran. सही है. The quadrilateral garden is the quadrilateral garden is divided by the walkways or, flowering water into four smaller part. Right. In architecture, Hashtabisht literally mean eight heaven. In Persian, is a type of floor plan consists of central hall surrounded by eight rooms. Right. The earliest recognized example, which in Iranian architecture is traced to the time of Persianates Timur Empire. Right. तो काफी पुराने समय का ये एक उदाहरण है. कुतुब मीनार, also spelled कुतुब मीनार, ये दोस्तों कतब कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है. यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. मेहरुली एरिया में आती है दिल्ली के. हाइट अगर हम इसकी देखें दोस्तों, तो ये 73 मीटर टॉल है. राइट. और इसका बेस देखें तो 14.3 मीटर है. 3 मीटर के बेस का इसका डायमीटर है, रिड्यूसिंग टू 2-3 मीटर्स एट द टॉप ऑफ द पीक. और अगर ये पीक पे जाता है तो ये रिड्यूस 2.7 मीटर का बन जाता है. सबसे ऊपर दोस्तों ये एक तरह से 2.7 मीटर का है और बेस में ये है 14.3 मीटर का. टोटल अगर हम इसकी हाइट देखें तो 73 मीटर है. ताजमहल इज एन आइवोरी वाइट मार्बल म्यूजियम ऑन द साउथ बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन इंडियन सिटी आगरा. ताजमहल आगरा में है, यमुना रिवर के बैंक पर है. ठीक है. वाइट मार्बल से बनाया गया है. तीन चीज़ें. और इट वॉज कमीशनड इन 1632 बाय द मुगल एम्परर शाहजहां टू हाउस द टॉम ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज़ महल. तो मुमताज़ महल का टॉम भी इसे हम कह सकते हैं. इट ऑल्सो हाउसेज द टॉम ऑफ शाहजहां. ठीक है. फैक्ट. दारा शिको, also known as दारा शिकोह, ये एल्डेस्ट सन थे दोस्तों शाहजहाँ के. और शायद शाहजहाँ के बाद मुगल एम्परर यही बन सकते थे, बट बाद में औरंगजेब बन गए. दारा वॉज डेजिग्नेटेड विद द टाइटल ऑफ पातशहजादा ई बुजुर्ग मर्तबा and was favored as a successor by his father and his older sister Princess जहानारा बेगम. तो भाई इस लेसन में इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था. ठीक है. हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.